अक्षय कुमार, मुझे लगा कि क्या आलस किया उसने गेटअप करने में? क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी शूटिंग आओ लगा, एक पगड़ी पहन ली, एक मूंछ लगा दिया, एक हार पहन लिया और वो ले गया पृथ्वीराज, ऐसा पृथ्वीराज मैं चौहान। मुकेश जी आपको एक बात हाँ, कहता हूँ, मैंने बार-बार कहा, ना सिर्फ बार-बार कहा, एक दक्षिण भारत के सज्जन ने उस पर जो टिप्पणी की थी, वो मैंने श्री आदित्य चोपड़ा को एज़ इट इज़ भेजी। हुँ, उनका वो रिव्यू भेजा मैंने। उस दक्षिण भारत के एक व्यक्ति ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म के जो प्रमुख कलाकार हैं, हुँ। उन्होंने मान्यवर के कॉस्ट्यूम लिए और वो कॉस्ट्यूम पहनकर अभिनय करने आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम पिछले एपिसोड से जंप मार के अगले एपिसोड में जाएँगे। हमारी और द्विवेदी जी की बातों को वहाँ हमने पूर्ण विराम नहीं, हमने सिर्फ़ उसको कॉमा दिया था। आज इस वक़्त मैं आप उस बातों को, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकर आया हूँ आगे की कहानी, आगे की बातें, आगे की ज्ञान की बातें, आगे की आपकी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग प्रश्नों का जवाब। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपने इस एपिसोड पर। जी। आज यदि मुझे वापस चाणक्य बनाने का मौका मिले, तो शायद मैं उसकी भाषा बदलूँ। सिंपल करेंगे ना? आसान करूँगा। उसका कारण है मुझे ये समझ में उस समय नहीं आया था, आज ये समझ में आ रहा है, जो कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी शिक्षा की भाषा नहीं है। हाँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, पर मैं भाषा के रूप से समृद्ध था। उतने समृद्ध सभी न हों, ये मेरी अपेक्षा। एग्ज़ैक्टली, आप जनमानस तक पहुँचना, कोई भी चीज़ बनाओ, पब्लिक नहीं देखे, एक पेंटिंग बनाओ वर्ल्ड क्लास, पब्लिक नहीं देखे, वेस्टेज है। और इसीलिए हाँ, पृथ्वीराज में जहाँ पर आप आने वाले हैं, पृथ्वीराज पे आओ। पृथ्वीराज में मैंने पर्शियन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। न सिर्फ क्यों विरोध किया आपने कि ये विरोध? मैंने क्यों क्यों? किया। गलत भी करो तो भी हाँ, विरोध है, सही करो तो भी विरोध है। तो मैंने उसका उदाहरण भी दिया कि भाई हिंदी भी चाणक्य के युग की या मौर्य काल की भाषा नहीं है। नहीं है, यस। तो फिर मुझे संस्कृत या पाली या मागधी या अर्धमागधी में बनानी पड़ती। उसी प्रकार से पृथ्वीराज के काल की भी भाषा हिंदी नहीं है। नहीं है। जी, कम्युनिकेशन हम लोग भूल जाते हैं कि सिनेमा की भाषा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की भाषा है। कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने लोकसभा टीवी के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम है स्वराज्य संहिता। स्वराज नहीं था। स्वराज्य संहिता। सही है, संहिता। संहिता, यस। संहिता ये 2019 में हुँ, टेलीकास्ट हुआ था। कोरोना के समय टेलीकास्ट हुआ। वैदिक काल से वर्धन काल तक, हर्षवर्धन तक हमारी प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और लोक सेवा का क्या स्वरूप था। अब उसमें मैंने वापस पर्शियन, उर्दू, अरेबिक इन शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर लिखा भी है और वो मुझे ये बता भी रहे हैं कि इस उर्दू शब्द का ये संस्कृत पर्यायवाची है, था, आपने इस वो क्यों अरबी नहीं यूज़ शब्द का किया? वो क्यों नहीं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि पूरे धारावाहिक में संस्कृत शब्दों की भरमार है, भरमार है। प्रचुर है। हाँ, और अब वो समझने में और क्लिष्ट ना हो जाए, ऐसे भी मेरे जो बनाए हुए धारावाहिक हैं, जैसे मैंने उपनिषद गंगा बनाया तो उसको लोक भोग्य ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाएं। अब जैसे कि उसका एक मैं उदाहरण देता हूं कि उपनिषद गंगा हिंदी में बनाई, उसको समाज के एक बड़े हिस्से ने देखा और उसकी उपयोगिता महसूस हुई। तो अब वो तमिल में, इस साल में आप देखेंगे वो तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, इन सारी दक्षिण भारत की जो हमारी भाषा है जिनको प्रादेशिक सब कहते हैं, उसमें मैं इसको करेक्ट। राष्ट्रीय भाषा में, इंग्लिश में भी वो डब हो तो रहा है। दिस इज़ कम्युनिकेशन, यस, दिस इज़ अब जब हमारे ऋषि अंग्रेजी में बोलेंगे तो कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे ऋषि अंग्रेजी में कैसे बोल संस्कृत सकते में हैं क्यों नहीं बोले? और संस्कृत में क्यों नहीं बोल सर रहे हैं। मुझे मुझे आपके सामने ये बोलने हुई खुशी हो रही है कि मुझे खुशी हुई है कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। आपने मुझे खुद कहा कि मैं जी। अभी जब बनाऊँगा उसको तो मैं थोड़ा और मैं यही पॉइंट उस वक़्त बोला था, सर कि वीथियों में क्यों सर, गलियों में क्यों नहीं? नहीं, तो मुझे खुशी है कि आपने खुद ब खुद मंथन करके अब निकाला कि मुझे थोड़ा-सा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, अरे जीवाएँ काट जी कर हाँ, कौन जी समझेगा? जी ज़बानें काट के जान कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी
ये आपको सोचना चाहिए, बिकॉज़ कम्युनिकेशन काश इज़ मैं द उस समय पर्पस। डॉक्टर राही मासूम रज़ा से मिला होता, तो मेरी ये परेशानी ठीक होती। कमाल के आदमी थे वो भी, जी। वही वही मेरे। तो चलिए मैं जैसे हमने सीबीआई की तरफ से आपके बारे में काफ़ी उठा के रखा हुआ है, एक सवाल पूछते हैं आपसे। अ, हमारे देश भारत की बात करें, तो संस्कृत, परंपरा, संस्कार से भरा हुआ राष्ट्र है ये। लेकिन जब आज के यूथ को इन सारी चीज़ों के बारे में फ़िल्मों के ज़रिए बताया जाता है, तो कमर्शियल सक्सेस क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है इसका? क्या यूथ हमारी स्वीकार नहीं करती, या हम अच्छी तरह से नहीं बनाते, या दिल से नहीं मुझे बनाते? लगता है हमारे देश का यूथ तैयार है, तैयार है। तैयार है। कहीं न कहीं प्रश्न हमारी ईमानदारी पर, बनाने वाले की। बनाने वाले की ईमानदारी पर, कि क्या जिस भी विषय को हम लेते हैं, हुँ, उसके साथ हम ईमानदार हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि रामायण और महाभारत को जो टीआरपी मिली, जितने दर्शक मिले, उतने दर्शक चाणक्य को नहीं मिल सकते थे, हुँ, नहीं मिले। हुँ, परंतु कालांतर में धीरे-धीरे एक सीरियल किस प्रकार से विकसित होता है और उसकी सार्थकता, हुँ, सफलता एक वस्तु है, हुँ, सार्थकता उसकी एक दूसरा पहलू है। मुझे लगता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, उस समय में उसकी सार्थकता क्या है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, उपनिषद गंगा जब मेरे पास आया, चिन्मय मिशन के द्वारा, तो मैंने उस धारावाहिक के लिए मना कर दिया था। मैंने हुँ। ये कहा कि उपनिषद में विचार है, कॉन्सेप्ट्स है, कहानियाँ नहीं है। इन विचारों को मैं किस तरह से प्रस्तुत करूँगा? क्योंकि कहानियों के बिना मैं कोई धारावाहिक बना ही उसमें नहीं कहानियाँ सकता। नहीं है, उसमें विचार है। कहानियाँ विचार हैं। फिर 1 महीने बाद अचानक एक सुबह मैं उठा, मैंने कहा यही तो चुनौती है कि विचारों के लिए कहानियाँ कहाँ से ढूँढी आप जाएँ? बनाई कहानी कहाँ से लाएँ? तो मैंने विचारों को लिया, संस्कृत नाट्य की जो परंपरा है, वो फॉर्मेट लिया और उन विचारों को व्यक्त करने के लिए जो कहानियाँ हो सकती हैं, उन्हें भारतीय पुराण, भारतीय इतिहास, वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक से कहानियाँ ढूँढी। आपने खुद नहीं बनाई। मैंने खुद बनाई, नहीं पर मतलब नहीं, खुद मैंने कहानियाँ नहीं बनाई। वहीं से लिए जी, कुछ न वहीं से कुछ। लिए। और मज़ेदार बात ये है कि इन कहानियों को ढूँढने में मेरी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की, वो सभी साधु थे। साधु थे। साधु थे। चिन्मय मिशन में जिन्होंने सन्यास ले हुँ, लिया है, हुँ, ब्रह्मचारी भी थे। हुँ। और एक मज़ेदार बात कि एक प्रकरण ज़िम्मेदारी, सार्थकता, और मैंने उनसे जो मेरा सबसे पहली आपत्ति थी, जिसके लिए मैं नहीं करना चाहता था, मेरा पहला सवाल था कि ये एंटरटेनिंग नहीं है, ये मनोरंजन नहीं कर हाँ, सकता, विचार मनोरंजन। कहाँ मनोरंजन हुँ। करेंगे? तो उनका कहना था कि इस देश में 700 चैनल चल रहे हैं जो मनोरंजन कर रहे हैं। हर पल आपको मनोरंजन के लिए अलग-अलग माध्यम है। उपलब्ध हैं। हुँ, हमारे पास वो माध्यम नहीं है जो आपके विचारों को उत्तेजित कर सके। हुँ। हमारी धरोहर को संजोए रखने का भी काम कुछ लोगों को लेना चाहिए। इसलिए जो लोग मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हें मनोरंजन करने करने दीजिए। दीजिए हम। चिन्मय मिशन इस धरोहर को आगे ले जाएगा, इसलिए हम ये काम करना चाहते चाहते हैं। हैं। तो मैं उनके साथ जुड़ा। जुड़ गए। उस समय मुझे नहीं लगा था 2007 से 2012 के बीच में कि लोग इसको इस स्तर पर स्वीकार करेंगे। आज जब 10 साल बाद 2022-2023 में दक्षिण भारत के एक उद्योगपति आते हैं और वो कहते हैं कि आपके उपनिषद गंगा को हमने देखा और मैं दक्षिण भारत की हर भाषा में इसका अनुवाद क्या कराना इसको चाहूँगा। आप कहेंगे सार्थकता। इसको मैं कहूँगा वो सार्थकता। पहले जो है वो जो सफलता या वो सफल है असफलता? ना? तो उसी तरह से मैंने पिंजर बनाई। पिंजर को अच्छी बनाई थी आपने। उतनी जिसको हम कमर्शियल सक्सेस कमर्शियल कहते हैं नहीं मिली। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे किसी एक विद्वान ने कहा कि एडिनबरा यूनिवर्सिटी में एशियन ट्रेजेडीज़, हमारे उपमहाद्वीप में जो भी त्रासदियाँ हुई हैं, उसमें भारत-पाकिस्तान का जो विभाजन है, जो विश्व की एक बड़ी त्रासदी है, उन फ़िल्मों का जब इतिहास पढ़ाया जाता है, तो पिंजर को कंपल्सरी व्यूइंग में रखा गया अच्छा, है। पार्टीशन पे स्टोरीज़ है ना पूरे? पार्टीशन पे स्टोरी। और मज़ेदार बात ये है कि उसका समर्थन करने वाले कोई हिंदुस्तानी क्रिटिक नहीं है। उसका समर्थन करने वाले एडिनबरा की ही लड़कियां थी। 3 लड़कियों ने उस पर निबंध लिखा। उस निबंध को पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने तय किया कि एशियन ट्रेजेडीज के इतिहास में अगर हमें पढ़ाना है तो पिंजर को भी लेना चाहिए। क्या बात उस पिंजर का भारत में बड़ा विरोध हुआ है। कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक फिल्म है जो हिंदुओं की पक्षधर है। और मज़ेदार बात है कि मुझे कांग्रेस सरकार के दरमियान राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार मिला।
तो कई बार हमारे जो क्रिटिसिज्म होते हैं और ये आरोप हमेशा लगता है कि कमर्शियल सक्सेस वर्सेस उसकी सार्थकता। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कमर्शियल सक्सेस मिले तो बहुत अच्छी बात नहीं, है, होनी मिलनी चाहिए। चाहिए, मैं सर होनी कम मैं चाहिए। सर हाँ, कमर्शियल सक्सेस को आज की बकवास फ़िल्मों के कमर्शियल नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए कमर्शियल सक्सेस वो है कि जनमानस तक वो पहुँचे। पहुँचे। पर इसके एक सवाल उठता है मेरा द्विवेदी जी, क्या इससे ये प्रूव होता है कि हम मूर्ख हैं और बाहर वाले जो हैं नहीं, मैं वो इसमें आपको इंटेलिजेंट है? 2 छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाऊँगा जिससे ये मैंने सुनी है कहानी। हुँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हुँ, जो हमारे भारत के और बंगाल के हुँ, मशहूर कहानीकार रहे हैं। उनसे कभी किसी ने कहा कि शरद बाबू, आप जो कहानियाँ लिखते हैं वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन ठाकुर, रवींद्रनाथ ठाकुर, हुँ, वो जो लिखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो शरद बाबू का जो उत्तर था कई बार मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। अच्छा, शरद बाबू ने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मैं कहानियाँ तुम्हारे लिए लिखता हूँ, लेकिन मुझ जैसों के लिए कहानी वो लोग ठाकुर लिखते लिखते हैं, हैं। गुरुदेव लिख रहे अच्छा हैं। है, दैट्स दूसरी बात इसी से संबंध जो मैं कहना चाह रहा था कि भवभूति नाम के नाटककार हुए हैं प्राचीन भारत के, हुँ, उनके समय में उनको सराहा नहीं गया, हुँ, तो वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थे हुँ, और उन्होंने एक जगह ये लिखा कि मैं नहीं जानता कि लोग मेरी इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं। हुँ, इसलिए कि पृथ्वी का विस्तार बहुत बड़ा है और समय का विस्तार तो अनंत है। हुँ, जो मुझे समझ सकते हैं या जो मुझे समझेंगे, जो शायद आज नहीं है, पर कभी कोई ऐसा समय आएगा जब मेरे लिखे हुए को भी समझने वाले लोग होंगे। तो अभी से इतनी आलोचना क्यों? एक फ़िल्म आती नहीं है कि हम उस पर इस तरह से टूट पड़ते हैं आदत है कि इसकी हमारी। कोई ज़रूरत नहीं है। आदत है। और पहले तो कुछ पत्रकार थे, अब तो हर घर में एक पत्रकार है, हर घर में जिसके पता हाथ चला में भी अभी ट्विटर तो ये है, सोशल मीडिया जिसके ने पास इंस्टा है, वो सर बिगाड़ दिया। सोशल मीडिया ने सिर्फ ध्यान खींचने के लिए और अब वो आलोचना तक नहीं सीमित है, अब वो भर्त्सना तक पहुँच भर्त्सना गया पहुँच है। गया है। बहुत करेक्ट वर्ड यूज़ किया। आलोचना आप क्योंकि करें, उनको मालूम है कि आलोचना से ज़्यादा भर्त्सना हमको व्यूअरशिप देता है। चरित्र हनन। वो व्यूअरशिप वहीं जी, से आती जी, है। चरित्र क्या हनन होता इसने है। ऐसा किया? ऐसे-ऐसे थंबनेल बनाते हैं, अंदर देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। वो जानबूझ के असैसिनेशन करते हैं। उनको पता है कि ये करेंगे तो हमारी वीडियो चलेगी। ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे, आप गलत भी गलत जानते हैं कि वो गलत व्यवसाय बात हो है। गया है। सर एक और आपने सीरियल बनाई जिसका नाम था एक और महाभारत। जी, वो महाभारत बी आर चोपड़ा के महाभारत से क्या अलग थी? और आपने क्यों सोचा कि महाभारत पर भी आपको कुछ कहना चाहिए सिनेमा के माध्यम से? बी आर चोपड़ा ने जो महाभारत बनाई वो मुझे लगता है उसकी दर्शकता या उसकी टीआरपी लगभग भारत के या 98% पहुँच गई लोगों थी। ने उसको देखा और उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जब मेरे पास ये विषय आया, तो मैंने इसको चुनौती के तौर पर लिया और मेरे दिमाग में ये था कि क्या मैं एक ऐसी महाभारत रच सकता हूँ जिसका समाज पुरातत्व के आधार पर मैं बनाऊँ। तो वो एविडेंसेस पुरातत्व का मतलब पुरातत्व के एविडेंसेस। एविडेंसेस के आधार पर बनाऊँ और मैंने उस चुनौती को लिया, लेकिन आज मुझे कहते हुए कोई शर्मिंदगी, कोई लाज, कोई संकोच हुँ, नहीं है कि मेरा वो निष्कर्ष गलत था ओह! और इसलिए वो चला भी नहीं। हुँ, आज आप मुझे कहेंगे तो मैं दोनों का समन्वय करने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि नज़दीक आने की नज़दीक कोशिश आने की करेंगे। कोशिश करूँगा, क्योंकि अब हमारे पास वो पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जो महाभारत के समाज के बारे में हमें पूरी जानकारी, जैसे देती मैंने आपको नाम बताया सुखमय भट्टाचार्य की हुँ, महाभारतकालीन हुँ, समाज। दूसरी बात, चूँकि उस समय मेरा सारा ध्यान मृत्युंजय पर था, मैं महाभारत मूल नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, अच्छा। म्यूज़ियम को लिखने के लिए और उसके बाद इसलिए कि हम हमेशा राम के नाम की कसम खाते हैं, राम के नाम की शपथ हुँ, लेते हैं, देश में कई आंदोलन भी हुए, पर क्या एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने अपने उस इतिहास को, मैंने अपने उस महाकाव्य को पढ़ा? उत्तर था नहीं। तो मैंने एक दिन तय किया कि मैं रामायण पूरी पढ़ूँगा, यस आपने रामचरितमानस पूरी पढ़ूँगा, महाभारत पूरी पढ़ूँगा। फ़ादर कामिल बुल्के का राम कथा का किस प्रकार से विकास हुआ है, वो पूरा पढ़ूँगा और उसे मैं सिर्फ़ एक बार नहीं पढ़ रहा हूँ, बार-बार पढ़ रहा हूँ। किसी न किसी रूप से वो मेरे काम हमेशा आई आता है। डेफिनिटली
ये आत्मसात करना होता है, जो जो करना चाहिए, बनाने वाले को पहले कहानी को आत्मसात करना चाहिए। जैसे मैं क्या ढूँढ रहा होता हूँ मुकेश जी, कि अब मैं जब महाभारत पढ़ रहा हूँ तो मैं मटेरियल कल्चर जैसे कि अ, हमने पढ़ा है कि रथ में 4 अश्व, 4 घोड़े होते हैं। हुँ, इतिहासकार लिखते हैं कि 4 घोड़े हो सकते हैं, चारों आगे भी हो सकते हैं, 2 आगे हो सकते हैं, 2 पीछे होंगे। 2 पीछे क्यों होंगे? इसलिए कि अगर आपके आगे के घोड़ों में से कोई भी मर गया, तो जैसे हम स्टेपनी कहते हैं, स्टेफनी बुश पीछे होंगे। दूसरा, पढ़ते-पढ़ते अचानक मुझे ध्यान में आया कि लिखा है कि रथ में सीट है बैठने की। अब हमने जिस भी योद्धाओं को देखा है, हमेशा खड़े होते हुए युद्ध करके खड़े देखा हुए। है, तो सीट क्यों है? भीष्म ने सीट पर बैठे हुए भी लड़ाई की है। तो अब हमने जिसको नहीं देखा है, मैं आर्कियोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में जो लोग महाभारत पे काम करेंगे, उन्होंने भी मुझसे पूछा, मैंने ही उन्हें बताया कि इसमें महाभारत में इसका वर्णन है। खड़े कैसे रहते होंगे? यदि रथ मूवमेंट में है, स्पीड में है। स्पीड में है, तो एक योद्धा उस पे कैसे खड़ा रहता होगा? हुँ, क्या वो सिर्फ अभ्यास का विषय है गिर या सक रथ गिर के गिर अंदर हाँ, गिर अंदर जाएगा। कोई एक ऐसी वस्तु है अच्छा, इसको जिससे उसने अपने को होल्ड करके रख स्टेबलाइज किया सकता है है? या तो मैं उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को ढूँढने की कोशिश कर रहा होता हूँ। बढ़िया है सर, करिए। मैं तो बोलता हूँ कि महाभारत जैसा स्क्रीन प्ले नेवर एवर और रिटन। आपको जान के कई लोग अभी इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, कई निर्माता उसको सर बना अभी रहे फिर से हैं। बन रही है महाभारत, जी, 1000 जी, करोड़ की जी, बन रही है। जी, जी, ईश्वर अब करे उसमें किसको-किसको क्या ले रहे हैं जी, मुझे नहीं जी। मालूम। बट मैं बोलता हूँ फिर से आदिपुरुष मत बना देना इसको। सर मोहल्ला 80 नाम की आपने एक फ़िल्म बनाई थी, करेक्ट? जी। वो फ़िल्म के किसके बारे में थी और रिलीज़ नहीं हुई मैंने सुना? नहीं, रिलीज़ हुई थी पर 6 वर्ष के बाद। ओह! मोहल्ला 80 फ़िल्म का जो मूल कथ्य था अ, काशीनाथ सिंह का एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है काशी का 80। काशी का 80 में एक कहानी है अ, पांडे तुहें कुमति लागी काहे मतलब कि पांडे तुझे कुमति क्यों क्यों हुई? लगी? ये कहानी मैंने क्यों चुनी थी? मुझे कहना ये था कि जिस देश में लोग भगवान श्री राम को अयोध्या में बसाने के लिए लड़ गए, देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसी देश में हर घर से आस्था शिव विस्थापित हो रहे हैं। शिव विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित हो रहे हैं। हमारे जीवन से शिव बाहर जा रहे हैं। अच्छा, हम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या राम ज़िंदगी में हमारे श जीवन राम में राम है? हमारे जीवन में है कि नहीं? राम ये राज्य में। प्रश्न था। यदि राम हमारे जीवन में हैं, तो मंदिर की उपयोगिता है। यदि शिव हमारे जीवन में है, अगर राम वाराणसी को मानते हो तो राम राज्य क्यों नहीं है? तो वाराणसी में ये हुआ था कि घाट पर जितने घर थे, हुँ, उन घरों में ये 80 विदेशी घाट वही ये है 80 जो घाट 80 जी, जी घाट है? 80 घाट। उनमें विदेशियों को रखने के लिए वहाँ के घरों में जो मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया, ओह! उनके शिव को विस्थापित कर दिया गया और वहाँ शौचालय बना दिए गए। ओह! ये उनका एक संकट था। लोगों ने शिव को विस्थापित कर दिया। मेरी कहानी ये थी कि देश का ध्यान श्री राम पर है। देश का ध्यान हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे मन से जो शिव की संस्कृति विस्थापित हो रही है, उसकी कोई चिंता उसकी नहीं। ओर किसी को चिंता नहीं है। आज 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है। हुँ, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हो जाएगा। हुँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरा बन श्री जाएगा? नहीं पूरा नहीं बनेगा, उसका कुछ हिस्सा रहेगा। हिस्सा बनेगा। ये देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हुँ, लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न है, मंदिर बनना एक काम था, राम के जीवन मूल्य को समाज के जीवन में ले जाना ये दूसरा दूसरी काम बात है। थी, वो नहीं हुआ। यदि राम के जीवन मूल्य हिंदू समाज में नहीं आए, भारतीय समाज में नहीं आए, तो तो फिर फिर प्रश्न कहाँ आएगा और फिर कहाँ आएगा? रामायण का हमारे जीवन में अर्थ औचित्य क्या क्या है? है, औचित्य क्या है? वही सवाल मोहल्ला 80 में था कि यदि संस्कृति विस्थापित हो गई, तो इन मंदिरों का औचित्य क्या है? लेकिन मेरे और निर्माता के संघर्ष, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें रहीं कि फ़िल्म एक दूसरी दिशा में चल गई। उस समय उसमें बनते-बनते गालियाँ थीं। गालियों को लेकर उस समय हमारे श्री पहराज निहलानी जी अच्छा सेंसर में थे? सीबीएफसी के ये तो अभी की बात है, मैं स चेयरमैन जी, था, जी, वो ऊपर बैठते सर्टिफ़िकेशन नहीं। हाँ, सर्टिफ़िकेशन बोर्ड हुँ, के वो हाँ, अध्यक्ष थे। मैं चेयरमैन हाँ, चिल्ड्रन आप फिल्म सोसाइटी चिल्ड्रन का फिल्म था। सोसाइटी के अध्यक्ष अच्छा, थे। मैं बोर्ड का सदस्य भी था। हाँ, उसको लेकर बड़ा उग्र विवाद हुआ। सभी लोगों को ऐसा लगा कि मैंने चूँकि एक फ़िल्म ऐसी बनाई जिसमें गालियाँ हैं, इसलिए मैं गालियों का समर्थक हूँ।
और उसको लेकर इतना विवाद हुआ कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, और न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया, ये लिख दिया गया कि ये फिल्म न सिर्फ भारत की संस्कृति के विरोध में है, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के विरोध में अरे है। बाप जितनी मानवीय संस्कृति है, यदि उसका यदि कभी मैं आपको उसका रिजेक्शन लेटर दूंगा तो आपको लगेगा ये बड़ा उपहासास्पद है, आपको हंसी आ जाएगी। उसको लेकर फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। अब इस देश में जैसे कोर्ट की गतिविधियां होती है, इसमें बहुत समय लगा। कोर्ट में आपको जानकर हैरानी होगी, हम लोग जीते, लेकिन सिर्फ एक म्यूट शब्द मिला, उसके बाकी सब अतिरिक्त तो कोई भी कट नहीं मिला। और ये भाजपा सरकार है उस समय, और यहां तक तैयारी, अदालत के आदेश के बाद भी सीबीएफसी सर्टिफिकेट देने को राजी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो जा रहे थे, लेकिन तब तक हमारे निर्माता ने कोर्ट की अवमानना का केस भी अदालत में तो दायर कर दिया कि सीबीएफसी कोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं कर रही है, वो अभी भी अड़ंगा लगाने को तैयार है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार पहुंचती, तब तक हाई कोर्ट के आदेश की अवधि समाप्त हो गई थी। अच्छा, ऐसा होता है। इसलिए यह भय था कि कोर्ट अपनी अगर अवमानना इसे मानता है तो वो सर्टिफिकेशन दिया, लेकिन उसके बीच में एक और हादसा हुआ था कि फिल्म सार्वजनिक माध्यम पे लीक हो गई थी। अच्छा, आजकल तो हाँ होता आजकल है। बहुत आसान है। अब उसका किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, अन्वेषण नहीं किया कि लीक कैसे हुई, क्या हुई। तो एक अच्छा प्रयत्न, कई लोगों की मेहनत, श्री सनी देओल उस फिल्म में एक अलग तरह की भूमिका कर रहे थे, वो लोगों ने नहीं देखी। एक साहित्यिक कृति पर बनी हुई एक फिल्म, वो कुछ हमारे द्वंद्व, कुछ हमारे संघर्ष, कुछ हमारे मतभेद, कुछ सरकारी अड़चने, कुछ सीबीएफसी की अड़चने, कुछ समाज का विरोध, इसलिए बहुत डिले हो गई। और उसको न सिर्फ डिले हुई, वो फिल्म नष्ट हो गई नष्ट जैसे। हो- और नष्ट हो वहीं जाती से मैंने वहां से एक ये था कि बनारस में कौन गाली देता है, नहीं, मैं भी आपसे ये क्या सवाल, गालियों की क्या गाली, आवश्यकता है। मैं आपसे एक प्रश्न मेरा भी अंदर से निकल रहा था। सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जानकार हैं इस बारे में कि मैं फिल्म बनाता नहीं, आप बनाते हैं। मतलब आपकी क्या फिल्म उन्होंने इसलिए रोकी थी कि उसमें गालियाँ थी? गालियां थी, हाँ उसमें, ओनली, उसमें हाँ गालियां नथिंग थी। एल्स? कोई उसमें कोई और और कोई दूसरी बात कोई नहीं कोई थी, कोई कंसेप्ट से कुछ नहीं? कॉन्सेप्ट से उनको मतलब नहीं था कि नहीं, ये पर मेरा ये सवाल ये आपसे उठता है कि क्या गालियाँ ज़रूरी होती हैं? अ, मैंने कई फिल्में बनाई हैं, जो कई उन्होंने भी धारावाहिक उठाया बनाई होगा हैं। पॉइंट, हाँ। क्या गालियां हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? नहीं है सर। और एक मजेदार बात हाँ। बताता हूँ, ये लड़ाई बैंडिट क्वीन के साथ शुरू हुई थी हुँ, और उड़ता पंजाब तक आई। हुँ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार निर्णय दे दिए हैं, और हर बार एक निर्माता को जब भी उसकी फिल्म में कोई अपशब्द या गालियां होती हैं, उसे फिर अदालत में जाना पड़ता है। ओटीटी वाले तो खुलेआम कर और रहे हैं। अब देखिए परिवर्तन क्या आ गया है कि जब हम ओवर द टॉप टॉप प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, आज कोई धारावाहिक, कोई वेब सीरीज, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो विदेशी हो, उसके बिना नहीं बन हाँ, रहे। कस लैंग्वेज तो उसकी चलता कस है। लैंग्वेज अब दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, मैं अभी भी उसके खिलाफ हूँ। मुझे नहीं, मैं अभी भी कन्विंस नहीं होता हूँ कि जस्ट बिकॉज़ इट इज़ देयर इन द हम सोसाइटी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक ज़माने में सोसाइटी का मिरर बनता था फ़िल्म। फ़िल्म समाज का दर्पण है, करेक्ट? यस, आज मुझे लगता है फ़िल्म समाज का दर्पण नहीं है। आजकल ओटीटी और फ़िल्में मैं मतलब इसके उल्टा है, वो सिखा रही है मुकेश हमको। जी, उस पुस्तक में भी गालियां थी जब बनाई गई, हाँ, पर सबको उसका मालूम। ज़रूरी और उसके हाँ, नहीं, बगैर क्या उसके बगैर इम्पैक्ट नहीं बन आता? सकती थी, लेकिन बनारस का वो अनिवार्य चरित्र है, ऐसा नहीं है। बनारस के और कैरेक्टर तो उसके हैं ही, हाँ। और मजेदार बात हाँ, बात वो मैं तो कहता गालियाँ हूँ तो दे के कि बात क्या करते हैं। भारतीय समाज का गालियों के प्रति विरोध है? तो उत्तर है नहीं। तो क्यों उत्तर उत्तर है नहीं? इसलिए कि उसके बाद मैंने ये अध्ययन शुरू किया कि भारतीय साहित्य में हुँ, गालियों का क्या स्थान है, और उस पर एक पर्चा मैंने सीबीएफसी को दिया। वहां नहीं रुका मैंने, ये जिज्ञासा मेरी बढ़ी कि ये जो व्यवहार सीबीएफसी ने एक फिल्म के साथ किया है, हुँ, संस्कृत साहित्य में क्या गालियां हैं? अच्छा। तो फिर संस्कृत साहित्य में गालियां मिली। और वही नहीं, मैंने देश के एक मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी से प्रश्न किया कि क्या हमारे वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य में इस प्रकार का कोई अभिमत या इस प्रकार की प्रतिध्वनि है जिसे हम आज गालियां कहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है,
और उन्होंने इस पर मेरे आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर एक पुस्तक लिख दी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। उसको फॉलो करना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं बन सकती। बन सकती है ना, बन रही है ना। हम लगभग 700-800 फ़िल्में बनाते हैं और 700-800 फ़िल्मों में कभी-कभार कोई ऐसी फ़िल्म आती है और आप ये भी जानते हैं कि उन फ़िल्मों का सर्टिफ़िकेशन वयस्कों के लिए है, एडल्ट के लिए है। सर कौन स एडल्ट फॉलो करता है हमारे यहाँ? अ, अब दूसरी बात, आज हमारे फ़ोन पर हमें दुनिया भर के यस, धारावाहिक दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग उपलब्ध टू हैं। तो कई बार लगता है कि हम कैसी विडंबना या कैसी हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। जहाँ तक आपने बच्चों की बात कही, आप स्कूल के बाहर खड़े रहिए, अगेन वही बात है कि उनकी भाषा रियलिटी हाँ, को हम पिक्चर में पेश वो करें ना करें। या ना लोग करें। लोग लोग सर लोग कैबरे भी देखना चाहते हैं। लोग जाते भी हैं, बड़े लोग जाते हैं। उनके लिए ठीक समझ में आती है कि वो उनकी चॉइस है। बट सर आज आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि भई हमने तो सब्सक्रिप्शन, अरे एक बच्चा है जिसके पास पैसे है जेब में, वो सब्सक्रिप्शन लेके कमरे में बंद करके दरवाजे के पीछे देखेगा, आप उसको कहाँ रोकोगे? मैं आपसे जो संक्षेप में कहूँगा कि क्या ये संस्कृति का संकट है कि हमारी फ़िल्मों में या हमारे धारावाहिकों में, ख़ास तौर पर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में गालियाँ आ रही हैं? तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, ये संस्कृति पर संकट नहीं है। संस्कृति पर नहीं है लेकिन लेकिन दूसरा यूथ पर है सर। दूसरा ये चुनाव का अधिकार हम हमारी वर्तमान और युवा पीढ़ी को दें। यहाँ मैं आकर कहूँगा कि जो मॉरल पुलिसिंग जो हमने जीवन के हर क्षेत्र में, नहीं ये तो प्राचीन परंपरा के अनुकूल नहीं है, और जब-जब वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, तो मुझे ये हमेशा डर लगता है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपरा का अध्ययन करता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ। पर मेरी रुचि है, मेरी जिज्ञासा है, और जब-जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं, मैं मूल ग्रंथों की ओर जाता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए मैं विद्वानों से वार्तालाप करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, उसको संस्कृति के विराट परिप्रेक्ष्य मैं में देखा अगेन जाए। मैं उनसे अलग बोलना चाहता हूँ जो आप लोग उठा रहे हो पॉइंट। संस्कृति के खिलाफ नहीं है साहब, ये हमारे यूथ को बिगाड़ने की एक एक बिना सोचे समझे साजिश है। किसी को इंटरेस्ट, बाप देखता है बैठकर, उसको मालूम नहीं कि बेटा क्या देख रहा है बंद कमरे में बैठ के। बीच में जाके आजकल मोबाइल हो गया है। देयर इज नो ए और यूए, कुछ नहीं रहा है साहब। एक बच्चा नेक्स्ट डे फिल्म देखता है बैठ के यहाँ पर ना। डोंट यू थिंक उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए? मैं उस अंकुश की बात कर रहा हूँ, वो मुकेश माँ जी, बाप नहीं कर सकते। मुकेश जी, इस पर अदालत ने और हाँ भारतीय अदालतों ने, हमारी हाई सर कोर्ट ने, एक दिन बैठ के हमारी इस पर सुप्रीम डिस्कस कोर्ट करेंगे। ने लेट अस नॉट इस कम पर हियर बिकॉज़ ये बार-बार निर्णय दे अगर दिए आपका हैं। आपका जी, इतना वो उसके ऊपर कन्विक्शन है और मेरा कन्विक्शन अपनी बात पर है, जी। तो एक दिन हम बैठेंगे, इस हम पर गालियों डिस्कस पे बात करेंगे बैठ और करेंगे। गालियाँ देकर बात चलिए करेंगे। निकाले तो मेरे मुँह से सर, आपको मालूम है मेरी सबसे जी, बड़ी गाली जी। कौन-सी है? नहीं, मैंने तो अपने जीवन में नहीं, गालियाँ नहीं नहीं दी। आपने नहीं दी है, पर मैंने भी हाँ, दी, पर मैं तो क्यों नहीं विरोध करूँ? मेरी सबसे बड़ी गाली साला है बस। मैं साला से आगे मैं नहीं आता, या इडियट बोलता हूँ, स्टूपिड और बोलता मैं हूँ, मज़ेदार दैट्स ऑल। बताऊँ, साला भी आपको नाट्य में, मैं संस्कृत नाटक में गाली दिखा दूँगा। नहीं होगा, है साला ना? तक समझ में आती है भाई साला, है ना? बट उसके ऊपर ना मैं कोई अब मेरे मुँह से नहीं निकलती। मैं एक मज़ेदार बात कहूँगा कि मैं गालियों का पुरस्कार करता नहीं हूँ, मैं वही कह पर रहा हूँ मैं गालियों का विरोधी भी नहीं हूँ। खैर इसके ऊपर हम बाद बाद में में। डिस्कस करेंगे। लेट अस गो टू इम्पोर्टेंट फिल्म पृथ्वीराज चौहान आपने बनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बिकॉज़ मैं एक ज़माने में जयराज जी की फ़िल्में देखता था जी, जी। और मेरे दिमाग में था मैं सारे रूट करूँगा, ये जितने भी दुर्गा सिंह राठौर, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी। आज शायद मैं नहीं सोच हुँ, सकता हूँ बातों को, लेकिन आपने बनाई ये फ़िल्म, आपने अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया। अ, कमर्शियल सक्सेस नहीं हुआ, करेक्ट? कारण क्या? मेरे दिमाग में अगर मुझसे पूछो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक अगेन है, मैं जानना नहीं चाहूँगा कि आपने कैसे हुँ, स्टार्ट किया, आपको हुँ, क्या हुँ। बीच में प्रॉब्लम आई? बट कहीं आपको लगा नहीं कि अक्षय कुमार वेरी गुड चॉइस, अक्षय कुमार वेरी गुड कमर्शियल प्रपोज़िशन, बट उनको आपने गेटअप नहीं दिया और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स विदाउट गेटअप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। एक सिर्फ मूंछ लगा दी, छोटी-सी एक पगड़ी पहन ली और उसको आपने पृथ्वीराज चौहान बोल दिया, जबकि पृथ्वीराज चौहान की अगर आप देखो तो एक एक इफ़ेक्ट था, एक सिर्फ क्लोज़अप्स का भी। आपने शायद उसको कैसे आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, जिसका मैंने आज तक किसी भी सार्वजनिक मंच से उत्तर नहीं दिया। अच्छा, आप पहली बार दे रहे हैं मैं मेरे को, पहली चल बार ठीक इस है। कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है। फ़िल्म
क्रिटिक की दृष्टि में भी उसकी बड़ी आलोचना हुई, दर्शक ने भी उसकी आलोचना की। भारतीय दर्शक ने फ़िल्म आने के पहले से ही उसकी आलोचना शुरू कर दी तैयारी कर थी। रखी थी। आलोचना करनी शुरू कर दी थी और उन कारण? उनका कारण अक्षय के चरित्र को लेकर था। अक्षय के उनको तो पता ही नहीं, रूप को देखी भी नहीं लेकर फ़िल्म, देखी नहीं, तो नहीं। जो उसके पहले जैसे ही घोषणा हुई, हुँ। एक आपत्ति ये हुई कि इसकी अभिनेत्री 21-22 वर्ष की है और इसका अभिनेता 55 वर्ष का है और पृथ्वीराज की ऐतिहासिक आयु 26 वर्ष की मानी जाती है। तो 26 वर्ष के महानायक की भूमिका एक 55 वर्ष का अभिनेता क्यों कर रहा है? उसके बाद उनकी मूँछों को लेकर एक प्रश्न शुरू हुआ कि उन्होंने मूँछें क्यों नहीं उगाई? उन्होंने नकली मूँछें क्यों लगाई? उनके वज़न को लेकर कि उनके जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, वो पृथ्वीराज के बस मेरा वही ऑब्जेक्शन है, द बैडी। उपयुक्त नहीं है। मैं आज ईमानदारी से कहता हूँ कि इसमें से अधिकतर जो आपत्तियाँ हैं, वो सही हैं। दर्शक गलत नहीं होता। दर्शक ने जिन कारणों से फ़िल्म को नकारा, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी को, निर्माता, निर्देशक और इसके जो प्रमुख अभिनेता हैं, उनको इस बात को गंभीरता से सोचना लेना चाहिए चाहिए। कि क्या हुआ? क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में असफल हुए? तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में असफल हुए। यदि मैं पृथ्वीराज को लेकर असफल होता हूँ, तो इसकी असफलता का ठीकरा मैं किसके सर पर फोड़ूँ? किसे मैं कहूँ कि हम असफल क्यों क्यों? हुए? अब मैं महाभारत से इसका आपको उदाहरण देता हूँ क्योंकि आपने महाभारत को बहुत नज़दीक से देखा है। हुँ। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, यहाँ जब पृथ्वीराज का चीरहरण हो रहा है, तो द्रौपदी चीख-चीख कर सबसे पूछती है कि क्या जो हो रहा है वो धर्म है? हुँ। और ख़ास तौर पर वो भीष्म से पूछती है कि हुँ। पितामह, हुँ। आप यहाँ सबसे विद्वान हैं, प्रश्न का उत्तर प्रश्न दीजिए। का उत्तर दीजिए कि क्या जो हो रहा हुँ। है वो धर्म है? क्या आपकी पुत्री होती तो क्या आपने तो होने वहाँ दिया पर होता? जो भीष्म का उत्तर है, हुँ। उस उत्तर से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। भीष्म कहते हैं कि धर्म हमेशा ताकतवर व्यक्ति तय करता है। क्या सही है, क्या गलत है, ये ताकतवर व्यक्ति तय करता है। इस समय कर्ण और दुर्योधन इसी क्रम में रखा है व्यास ने। वे ताकतवर हैं, इसलिए जो वे कहते हैं वो धर्म है और कमज़ोर का धर्म ताकतवर के धर्म से दब जाता है। इस फ़िल्म में अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाएँ थीं, उनके धर्म थे। मैं इस लड़ाई में सबसे कमज़ोर व्यक्ति था। लोगों ने यदि अपने धर्म का निर्वाह किया होता, तो ये प्रश्न आज हमारे आपके सामने तब नहीं आता। मुझ पर नहीं आता और मैं ये कहूँगा, कई लोगों ने मुझे कहा और ख़ास तौर पर राजस्थान के लोगों ने कहा क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है, मैं हुँ। वहाँ से हुँ। आता हूँ। हुँ। अ, मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने कार्यक्रमों के लिए जाता हुँ। हूँ, विचारों के मंच पर जाता हूँ और वहाँ दर्शकों ने आकर मुझसे बात की कि चंद्र प्रकाश जी, आप पृथ्वीराज की हत्या कैसे कर सकते हैं? ओह! यहाँ तक बोला आपने। यहाँ तक मुझे कहा। नेपाल जैसे देश में लोग मेरे कार्यक्रम में मुझे सुनने के लिए नहीं आए थे, उलाहना लेकर आए थे। इसलिए उलाहना लेकर आए थे कि उन्हें ये लगा कि ये संवेदनशील व्यक्ति कैसे इस उपक्रम में, जिसे मैं अपराध नहीं कहूँगा, उनकी शब्दावली तो ये थी कि आप इस अपराध का हिस्सा कैसे हो गए? कैसे हो गया? मैं शर्मिंदा था। हुँ। मैंने कहा ये युद्ध मैं जीत नहीं पाया, हुँ। मैं ये युद्ध हार गया। हुँ। और कई बार लोग पूछते हैं ना कि आपकी कौन-सी ऐसी इच्छा है जो आप मरने से पहले पूरी करना चाहेंगे? हुँ। तो मैं आज ये कहूँगा कि मेरी और कोई इच्छा नहीं है। चाणक्य जैसा मैं बनाना चाहता था, वैसा ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। पिंजर में जैसा बनाना चाहता था, हुँ। ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। उपनिषद गंगा जैसा मैं बनाना चाहता था, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। स्वराज्य संहिता मैं जैसा बनाना चाहता था, ईश्वर ने अवसर मुझे दिया। कई डॉक्यूमेंट्रीज़ जो मैं जैसे करना चाहता था, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। मैं ईश्वर से कहूँगा कि मुझे फिर एक बार अवसर दो कि मैं वो पृथ्वीराज बनाऊँ, क्या बात जो है! पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ
है। जो 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 तो जो पब्लिक जो चाहती वास्तव में है, तो तो वो ताकतवर, मैं सवाल ये उठेगा कि वो ताकतवर कौन थे? जैसे कर्ण आपको प्रॉब्लम आई, इसका मतलब ये लग रहा है मुझे आपको। ये मैं चुनौती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार के वैचारिक ढर्रे से या जिस प्रकार के सिनेमा के ढर्रे से हम लोग निकले, मैं यहाँ इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि वो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें आदित्य चोपड़ा जैसा निर्माता मिले। हाँ, यस, आपका तो बड़ा वो अच्छा। बहुत ही सुलझे हुए, और जब वो एक बार संकल्प ले लेते हैं तो उस यज्ञ को, उस कार्य को पूरा करते हैं। रियली? परंतु ये परंतु जो बीच में आ जाता है, पृथ्वीराज को लेकर उनकी अपनी सोच, थी। उनकी अपनी एक सोच थी, उनकी एक अपनी दिशा थी, और वो सिर्फ एक निर्माता नहीं है, वो सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं है, वो एक रचनात्मक निर्माता, एक क्रिएटिव निर्माता हैं। उनके अपने कुछ आग्रह थे, आग्रह रहते हैं, जो फ़िल्म की शुरुआत में आपसे कहते हैं। मुझे लगता है उनके और मेरे इतिहास बोध में बहुत अंतर था। फिर भी आपने उनकी और होने मेरी दिया, इतिहास फिर की भी समझ आपने में होने दिया। मैंने अपने विरोध व्यक्त करने के बावजूद भी किया। ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब मैंने अपने अच्छा, मन की आप भावनाओं को आपकी इच्छा उनके से नहीं हुआ। सामने व्यक्त नहीं किया। और इसके बाद एक ऐसा सफल अभिनेता जिसका नाम है श्री अक्षय अक्षय। कुमार, हुँ, जब 2018 में श्री अक्षय कुमार ने इस फ़िल्म के लिए हाँ कहा, तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे। हाँ, ईर्ष्या करते थे कि एक और श्री आदित्य चोपड़ा, एक और श्री अक्षय कुमार, ओह! श्री संजय दत्त, ये तो बड़ा भाग्यवान है, तुम पहुँचे कैसे? मुझे नहीं पता था कि 2022-2023 में इसी फ़िल्म के लिए मेरी निंदा होगी, और मैं, अक्षय कुमार, हम सबने इससे एक बोध लिया है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। आप आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, किसी ने कहा मर्डर। जैसे मैं कहता हूँ एकता कपूर तो ने सत्यानाश कर दिया, ऐसी भी आपको मिलने को सुनने को हाँ, मिला हाँ, होगा। बहुत। या पर मुझे उसमें नहीं जाना, मुझे सिर्फ़ एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ, जब उनकी फ़ोटो और अभी देखा, मैंने कहा देखो आज अगर अकबर बनती है, पापा जी जो कर गए वो बेज़िंदान, वो नहीं होगा और ये, आज किसी अकबर को अकबर बनाओ, आप अकबर ने खुद अकबर का रोल किया था संजय खान के पता है भाई मुझे, ने। पता और है। वो जब पीछे से जी। ड्रेस कर रहा है, कोई उसको मुकुट पहना रहा है और करते-करते टर्न किया उसने, अकबर। मैंने कहा ये नहीं चलेगी। वो टॉम ऑल्टर दिख रहा है ये तो। अब अब क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज बना है पापा जी का, कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे महाभारत में मेरे भीष्म पितामह में लोग कंपेयर करते हैं। वैसे अक्षय कुमार, मुझे लगा कि क्या आलस किया उसने गेटअप करने में? क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी शूटिंग आओ, लगा एक पगड़ी पहन ली, एक मूंछ लगा दिया, एक हार पहन लिया और वो ले गया ऐसा पृथ्वीराज मैं चौहान। मुकेश जी आपको एक बात हाँ, कहता हूँ, मैंने बार-बार कहा, ना सिर्फ बार-बार कहा, एक दक्षिण भारत के सज्जन ने उस पर जो टिप्पणी की थी, वो मैंने श्री आदित्य चोपड़ा को एज़ इट इज़ भेजी। हुँ, उनका वो रिव्यू भेजा मैंने। उस दक्षिण भारत के एक व्यक्ति ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म के जो प्रमुख कलाकार हैं, हुँ। उन्होंने मान्यवर के कॉस्ट्यूम लिए और वो कॉस्ट्यूम पहनकर अभिनय करने आ गए हैं। मान्यवर मतलब? मान्यवर जो आपकी कपड़े की दुकान है, अगर आपको अच्छा, पता हाँ, हो, खरीद के जो पहन शादियों गए। के लिए कपड़े बनाती है और जिसमें आपने हाँ, देखा होगा। हाँ। मेरा ये मानना है कि चरित्र में प्रवेश कर जाना, जिसको हम परकाया प्रवेश कहते हैं, हुँ, एक चरित्र के साथ एक हो जाना, एक साधना, वो कुछ हद तक मैं कहता हूँ कि आपने की है। देश में कई दूसरे कलाकारों ने की है। चाणक्य के समय मैंने की थी। चाणक्य मेरे लिए सिर्फ एक भूमिका नहीं थी, हुँ, चाणक्य मेरे लिए एक विचार था। हाँ, मुझे मालूम था कि अगर इस भूमिका में मैंने कोई गलती की, तो आने वाली कई पीढ़ियाँ मुझे छोड़ेगी नहीं उसके बेशक। लिए हुँ, दोष देंगी। हुँ, मैं उदाहरण भी देता हूँ। हुँ, उसके बाद मैंने 2 धारावाहिकों में चाणक्य पर कुछ लिखा, जो भूमिकाएँ मैंने नहीं की और जो मैंने के रैना से करवाई, और एक दूसरे एफटीआई के विद्यार्थी से करवाई, और दोनों के लिए मुझे समाज ने कई टिप्पणियाँ भेजी। मुझे लगता है कहीं न कहीं सफलता का जो उद्वेग होता है ना, सफलता का जो प्रवाह होता है, उसमें कई बार कलाकार इस बात को ध्यान नहीं देता कि समाज की आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएँ हैं। मैंने बार-बार फ़िल्म के बाद भी उतनी कठोरता के साथ और बड़े खुले मन से अक्षय को कहा कि अक्षय, ये देश तुम्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखता है। आपने इस पे डिस्कस किया उसके हाँ, साथ? और वो देखना चाहता है, और मुझे आज ये कहते हुए ये अ, पिक्चर बनते ये टाइम या पिक्चर बाद में? बनने के बाद बाद भी
ये हम पिक्चर दोनों ने बनते टाइम कहा आपने? पिक्चर बनते समय भी शूट कहा करते था। था कि हाँ, भई ये पर तुम क्या उस कर समय रहे हो? सबका आत्मविश्वास ये था, मुझे याद है वाईआरएफ के कार्यालय में ये बात मानी जाती थी कि ये फ़िल्म बहुत चलेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका ये हश्र वो होगा। सब्जेक्ट बहुत लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार बात ये भी बताता हूँ कि इसी अक्षय कुमार से जब मैंने बात की, तो आज मैं ये पहली बार कह रहा हूँ कि उसकी आँखों में मैंने पानी देखा है, कि कुछ मैंने ऐसा किया जो भारतीय समाज मुझसे ज़्यादा की उम्मीद करता था। शायद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं नहीं उतरा हूँ, इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दूसरे की निंदा से बचता हूँ, हुँ, इसलिए कि मैं यदि इसमें कोई गलती हुई है और जो हुई है, यदि भी नहीं कहना चाहिए, हुँ। गलती हुई है, उसका मैं भी भागीदार हूँ, लेकिन मेरे पास ये बेस्ट ऑप्शन नहीं था कि मैं नहीं छोड़कर सर, मैं चला आपसे जाऊँ। आपसे ज़्यादा मैं अक्षय को गुनहगार ठहराऊँगा। एक बार तीर जब निकल चुका हाँ, होता मैं है, कह रहा हूँ तीर तो वो निकलने के वापस बाद में नहीं आता। कल हमने और मैं एक बात आपको बताता हूँ मैंने फ़िल्म के का उसका जो व्यावसायिक पक्ष है, क्या वो हिट होगी, क्या वो सफल होगी, असफल होगी, उसकी प्रतीक्षा नहीं की। 3 जून को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई, उस समय लोग शनिवार की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मैं शनिवार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि इस फ़िल्म का क्या होना नहीं है। चली। 3 तारीख की शाम को मैं अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। Yes, I think I mean intelligent director like you should have understood this कि historical is never successful without get-ups. अब हम हाथ करते हैं कॉमन में नहीं करते बट करना पड़ता है। आप देखिए वो सिकंदर का रोल किया था पापा जी ने, उस शशि कपूर दिखते थे, जी, जी, बिल्कुल हाथ दिखते थे, पे मैंने स्टाइल देखा था। खड़ा करना पर ये करना पड़ता जी, है। जी। इतिहास बोध हम तीनों का अलग था और मज़ेदार बात ये है कि अक्षय जैसा सफल अभिनेता उतना स्थान रखता है कि मैं उसकी आलोचना उसके सामने कर सकूँ। कहता और है मुकेश जी आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आलोचना सिर्फ़ कह कर नहीं की है, लिख कर की है। वो लिखा उसको। ईमेल पर मैंने भेजा, हम्म, वो उनके पास हैं और उसके बाद भी हमारे संबंधों में कोई दरार और कोई नहीं नहीं, तनाव नहीं हुआ। ये उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो इस बात यस को स्वीकार करता है कि पॉजिटिविटी कहीं लेना कुछ ही चाहिए। हुआ। और वरना आपको ये हैरानी होगी 2 साल में हमने 3 फ़िल्में कर ली। मैं बोलता हूँ ना पृथ्वीराज तो 1 फ़िल्म थी। मैं इस पर आने वाला हाँ, था कि ये नहीं है कि आपके झगड़े के बाद आपने झगड़े फिल्म आप तो अक्षय के साथ आगे भी काम जी, कर चुके हैं जी, ओएमजी जी, में भी जी, जी। आप ओएमजी और में मैं भी कई बार कहता हूँ कि उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो मेरे बड़े भाई की तरह काम अरे करते हैं। हाँ, वो वेरी हमेशा वेरी आई मीन आई अप्रिशिएट अक्षय मैं भी एक बार मिलने को गया था मुकेश कोई स्टोरी हो तो बताना मेरे को मतलब वो ढूंढता है वो टॉयलेट क्या पॉयलेट क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एयरलिफ्ट यस मतलब मिशन मैंने कहा यार मिशन अक्षय मंगल इस प्रकार मैं की अक्षय के पास गया था मैं एक फिल्म उसको लेना चाहता था अभी एक फिल्म बनाया चाय के ऊपर एक चाय बनाने वाला आदमी कैसे सुना उसको तो मेरे को हम लोग पहुंचे जब उसके अंदर वैन में मैं उससे मिलने के लिए अभी रिसेंटली 5 साल हुआ पता नहीं मुकेश यू आर लुकिंग सेम मैंने कहा हाँ मैं वही जैसे मैंने आपको डायलॉग बोला मैं बच्चों के साथ बड़ा छोटा होता जाऊँ और उसको मैंने लगा कि मैंने कहा अक्षय तुम एक जमाने में अक्षय कुमार कुछ भी करता था किसी की फिल्म भी कुछ भी मिल जाए डांस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा अभी तुम चूज करते हो अक्षय हुँ, बोला नहीं पता नहीं मुकेश मालिक की कृपा मैंने कहा नहीं तुम सब्जेक्ट चूज कर रहे हो पहले नहीं करते थे हुँ। तो ये आदमी सब्जेक्ट चूज कर रहा है इंटेलिजेंट आदमी बिल्कुल सही है। यहाँ फॉल्ट कैसे कर गया मेरे को थोड़ी हैरानी हुई मैंने कहा पूछूंगा आपसे तो ओम अगर आपको बुरा न लगे नहीं, तो नहीं, आप ओह बता माय गॉड 2 बड़ी मुश्किल फ़िल्म थी हाँ बड़ी मुश्किल और थी मेरा मानना है कि यदि भारत के दूसरे निर्माताओं के पास जाती तो वो फ़िल्म नहीं बनती। अच्छी लेकिन लगी मुझे अमित ओम जी राय मैंने जैसा अभी देखी निर्देशक मुझे अच्छी हाँ, लगी अक्षय की भले भले अक्षय और वो का अक्षय आउट ने ऑफ द अपने वे बूते जाके पे एग्ज़ैक्टली अपने बूते पे उसने फ़िल्म बनाई। यस और बहुत सेंसिबल फिल्म बनाई और उसका गेटअप में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर बिल्कुल। पाया मैंने कहा यार कुछ भी वो लेकर आया वो चीज हुँ, क्योंकि ओ माय गॉड एक जमाने में फिल्म हुआ करती थी आपको याद है बहुत एक ओल्ड एक्टर था उसमें 90 इयर्स का ओल्ड ओ माय गॉड ओ माय गॉड नहीं सिर्फ ओ गॉड ओह गॉड! ओ गॉड को हम बनाना चाहते थे भाई साहब मिलके हुँ, इन्होंने एक बनाई यार मैंने कहा चल दिखा मैं ओएमजी 1 नहीं देखा था शायद ओएम ओएमजी 2 देखा फिर ओएमजी 1 देखा पर अक्षय कुमार ने जो जो कृष्णा का जो उसने जो लिया है शिव हाँ, गुड पहले में इसमें शिव हाँ। पहले वाला फिल्म पहले में रिपीट देखा तो उसमें कृष्ण कृष्ण थे। आई अप्रिशिएट इट मैंने कहा कुछ भी कहो कहीं गुंजाइश नहीं दी मेरे को कि बोलने गया तू क्या कर रहा है यार भगवान को ऐसा बना के रखा हुआ पर उस आदमी ने प्रॉपर फ्लैशी ड्रेसेस पहन के आया मोटर बाइक में लेके उसको पीछे परेश रावल कर लेके गया और वो और ये और फिर वो खाना फिर बोलता है ये तुम लोग साला मक्खन के अंदर साला नमक डालते हो हुँ, यस मक्खन का तो कहीं ना कहीं तो कई बार इंटेलिजेंट हम अच्छा गलती कैसे कर गया मेरे को ही जानना नहीं, नहीं, कई बार होता है कि जो सर्जन करते हैं, जो रचना करते हैं, उनको अधिकार होना चाहिए कि वो फेल हों। था आ ये फेल होना बड़ा महँगा पड़ा, दर्शकों ने खूब हम लोग को बहुत पीटा किया ना और मेरे निर्माता और अक्षय कुमार इसलिए बच जाते हैं कि वो दोनों जनता के बीच में
बहुत नहीं जाते हैं। मैं जनता के बीच में बहुत रहता हूँ, इस इसलिए वजह आपको से सुनना मैं ज़्यादा पड़ता है। गालियाँ सुन रहा हूँ। तो आप ओएमजी में क्रिएटिव मैं डायरेक्टर क्रिएटिव क्रिएटिव प्रोड्यूसर था, क्रिएटिव क्रिएटिव प्रोड्यूसर था। डायरेक्टर हैं। अमित तो राय हमारे निर्देशक थे, हाँ, ये ओएमजी 2। ओएमजी 2। अक्षय के साथ आपका एसोसिएशन कैसा रहा आपने बता अ, दिया। पृथ्वीराज से जो एसोसिएशन शुरू हुआ, फिर वो राम सेतु। आप राम राम सेतु सेतु बनाने में जा भी रहे मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर था, उसके बाद ओह माय गॉड 2 उसमें भी मैं प्रोड्यूसर था, और इन दोनों फ़िल्मों के बनते वक़्त जो हमने त्रुटियाँ पृथ्वीराज में की, उसका ध्यान रखा कि वो गलतियाँ हम वापस क्या नहीं यहाँ दोहरानी ना चाहिए। करें। हाँ, गलतियों से सीखता है। मैं तो बोलता हूँ फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस कभी नहीं होगा। फेलियर तो चाहिए। तो कम से कम अब ये समझ में आया कि पृथ्वीराज बनाने का ये रास्ता सही नहीं था। अच्छी बात है। अच्छा, अभी एक छोटी-सी बात आई थिंक हमारे पॉलिटिकल पे जा रही है कि आपका एसोसिएशन आरएसएस के साथ लंबा सवाल है, लंबा लंबा सा जवाब है। जी। आरएसएस के साथ कब और कैसे हुआ? अ, क्या है, जब तक आप संघ की भूमिका और संघ का अर्थ नहीं समझते, तब तक आपके मन में प्रश्न होंगे। क्या आप राष्ट्रीय हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय हूँ, आई एम अ नेशनलिस्ट। क्या आप अपने स्वयं की इच्छा से इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं होगा जो स्वयं की इच्छा से इस देश के लिए हुँ, कुछ न करना चाहता हो। यदि आप राष्ट्रीय हैं और स्वयं की इच्छा से इस देश के लिए, इस भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यदि ऐसे लोगों का एक संगठन हो, क्या अच्छा तो आपने इसमें क्या इंटरप्रेट बुराई किया, है? आरएसएस का आपने इंटरप्रेट हाँ, किया, अच्छा। राष्ट्रीय तो उसमें स्वयंसेवक संघ। जुड़ना क्या, और इससे बड़ी संस्था नहीं है और एक मुझे पूरे मजेदार वर्ल्ड में। बात है, संघ का सदस्य नाम का कोई शब्द नहीं है। वहाँ पर कुछ वहाँ कोई सदस्यता नहीं, सदस्यता है ही है ही नहीं। नहीं। और एक और मजेदार बात जो हर स्वयंसेवक कहता है कि एक स्वयंसेवक आज का है, कल का हर कोई स्वयंसेवक है। जो आज नहीं है वो कल का स्वयंसेवक है। हम लोग ये मानते ही नहीं हाँ, हैं ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि आपको कि आज आप फॉर्म नहीं है भरो, हमारे ये साथ, करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश की 140 करोड़ जनता का हर व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। वो शायद इस समय संगठन में नहीं है, आज नहीं है, कल होगा। और 140 करोड़ की इस देश पर जो निष्ठा है, उस पर हम में से किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई कोई अधिकार नहीं अधिकार है। नहीं। मतलब आपका ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयं से संघ जो है, उसकी जो जो अ, उन उस वो जो कुछ कर रहा है वो देश के हित के लिए है, और आप अगर बोलते हो उससे जुड़े नहीं हो तो आप देश के हित में नहीं हो। ऐसे करेक्ट? ये गलत है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक लार्जर फ्रेम है भारत। हुँ, आप अपने को ये ना कहें कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हुँ। लेकिन अगर आप भारत के साथ जुड़े हुए हैं, तो तो आप अब राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं। स्वयंसेवक संघ मैं के वही साथ कहता हूँ ना, जुड़े उनका हुए हैं। मकसद ही यही है मकसद कि यही आप कोई भी नहीं बोल सकता कि जी, मैं ये चाहता मैं नहीं हूँ, ऐसे मैं देश का भला नहीं चाहता। मैं पर कई के लोग क्या है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली इतना बिगाड़ दिया है ना, स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया आई है, एवरीथिंग हैज़ बीन नहीं, पॉलिटिसाइज्ड, उसका कारण ये है कि एवरीथिंग। जब तक आप संघ के साथ कार्य नहीं करते, और संघ क्या तब है? तक नहीं समझोगे। संघ आप और मुझ जैसे लोगों की अपनी भावनाएँ जो हमें जोड़ती है। जैसे कई लोग बोलते हैं संघ क्या करता है? तो जो हम लोगों ने सीखा, या जो हम लोग कहते हैं कि संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। इस देश की जो भी काम है उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए जो सबसे पहले आगे आता है वो स्वयंसेवक है। और हम राष्ट्रीय हैं। तो मुझे इस बात पे कभी आपत्ति नहीं रही। मैं तो अपने कॉलेज के ज़माने से हम सबके जो साथी थे डॉक्टर विपिन शाह, वो हम सबके साथी थे। उन्हीं के साथ-साथ हम लोग पढ़े, और आज शाखाएँ भी जाते थे। शाखा में जाता था। शाखा में तो मैं बहुत बचपन में, हमारे गोवर्धन जानी करके हमारे गाँव का एक बालक, एक विद्यार्थी था। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि क्या ये है? क्या है। वो भगवा ध्वज लगा के प्रार्थना करवाता था, खेल करवाता था। हम लोग खेलते थे। कभी हुँ। सोचा ही नहीं कि इसमें जाकर कभी हम लोगों की कोई सक्रिय। ये बात सही है कि महिलाओं की जो इनका यहाँ दल है, विश्व में सबसे बड़ा दल है, सही पूरे बात? विश्व में सबसे बड़ा जो स्वयंसेवकों का संगठन है, वो आरएसएस है। और आपको जानकर लोग ये समझते हैं कि हम लोग करते क्या हैं। संघ के इस देश में 1,80,000 से ज़्यादा प्रकल्प हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। समाज जीवन का कोई अंग नहीं है जिसमें स्वयंसेवक की सक्रियता नहीं है। हर जगह वो सक्रिय है। पर बैक हाँ, पर्दे के इसलिए, और पीछे जिस दिन आप हिसाब, 1,80,000 प्रोजेक्ट्स सर इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व्ड हैं, और दिखता नहीं है, और लेकिन दिखता बताते नहीं नहीं किसी है। को। यही यही ताकत है। यही मेरी मुझे भी किसी मैंने भी मेरे को भी बुलाया था चीफ गेस्ट कहीं फंक्शन में सुबह-सुबह। वहाँ ये बातें निकली, बोला सर हमारे यहाँ पर कोई ऊपर-नीचे नहीं है सर, यहाँ सब काम करने, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, सब वो आके उस समय ने हाफ पैंट थी, अभी तो हाँ, बड़ी हो गई। तो उसमें ही मुझे बोला हम सर कभी नहीं बोलते कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, हम लोग काम करते हैं और उन लोगों को ये मुझे भावना बहुत अच्छी लगी उन लोगों की। और मैंने कहा कि आप पर मैं कभी-कभी
ओपनली बोल जाता हूँ, मे बी बिकॉज शक्तिमान कर चुका हूँ और मैं मैन ऑफ एक्शन माना जाता हूँ। मैंने कहा सर आप लाठियाँ अभी एक्सरसाइज करते हो, आप आते हो वो सुबह सुबह लेक्चर दिखाए। हाँ, मैंने कहा सर अभी लाठियाँ एक्सरसाइज छोड़िए, लाठियाँ चलाइए। अभी अभी वक्त की मांग ये है कि आप बाहर आइए सर। नहीं नहीं सर हम लोग सामने आके कुछ नहीं करते, हम पीछे से करते हैं। मैंने कहा कब तक करोगे आप देश को, आप जैसे स्वयं सेवकों की आवश्यकता है, दिखा के करो ना, छुपा के क्यों करते हो? मुकेश जी मैं ऐसा कहूँगा कि लाठियाँ किसी के खिलाफ नहीं चलानी है। नहीं नहीं चलानी नहीं, जो चीज गलत हो रहा है उसके खिलाफ वही चलाइए कि ना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये भूमिका मैंने स्वीकार की है। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम स्वयंसेवक बनो। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे प्रयत्नों से समाज के जीवन में कोई भी अंतर आता है, मेरे जीवन में अंतर आता है, बेहतरी के लिए जीवन में अंतर आता है, मेरे पड़ोसी के जीवन में अंतर आता है, तो क्या ये मुझे करना चाहिए? मुझ पर किसी ने दबाव नहीं बनाया। मुझे लगता है मुझे ये करना मतलब चाहिए। आपने स्वयं अपनी स्वयं, इच्छा से, स्वयं की अपनी स्वयं इच्छा अपनी से। इच्छा से, वेरी नाइस। आप देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा देश कहाँ पर है? आज हमारा देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। जिस प्रकार की भारत की कल्पना ऋषि करते थे, जिस भारत के की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, उस भारत को, उस नए भारत को बनता हम अपने जीवन काल में देख रहे देख हैं। रहे हैं। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उनकी आलोचना भी बहुत होती है। शायद ही कोई दिन हो जिस दिन हाँ, नहीं उनकी नहीं, आलोचना कभी नहीं होती। पनौती करते हैं, कभी वो लोग लेकिन चौकी उसके पर। बाद भी ये सच्चाई है कि जिस तरह का इस समय देश को नेतृत्व मिला है, वो पहले नहीं वो मिला था। पहले नहीं था। मैं तो ये बोल चुका हूँ 50 साल तक कुछ नहीं होगा अगर आप किसी भी तरह से शकुनी की चालों से उसको हटा हटा दोगे। कौन सा नेता है नहीं, बताओ मेरे को जो 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 लाल किले पे खड़े होके बोलता है बच्चों के लिए औरतों के लिए टॉयलेट कौन सा है? इससे कौन ज्यादा फकीर विजनरी है? फकीर आदमी को क्या अंतर पड़ता है? आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे, तो भी वो समाज जीवन में हमेशा रहने, हाँ, आई पहले भी थिंक समाज जीवन में कमिटेड थे, है। कमिटेड। मैं उनको जानता हूँ तब जब वो इवन सीएम भी नहीं थे। हाँ, मैं भी उनको प्रचारक, जब प्रचारक, प्रचारक और जीवन से मैं जानता हूँ। जानता नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी। मुझे मेरे बड़े भाई को फ़ोन करके बताया कि 26 जनवरी में जब भुज हिल गया था, हुँ, हुँ, फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें शक्तिमान की हुँ, आवश्यकता है। उस वक़्त शक्तिमान 2000 हुँ, 97 में शुरू। हुँ, बोला यहाँ के बच्चे सब डरे हुए हुँ, हैं। हुँ, क्या मुकेश जी आ सकते हैं? शक्तिमान कॉस्ट्यूम में। हुँ, मेरे भाई ने मुझे पूछा, मैंने कहा किसका फ़ोन था? बोला कोई मोदी जी का नाम लिया उन्होंने। मैं जानता नहीं था, मैंने कहा चलिए। सुषमा जी को मैं हुँ, जानता था, मैंने फ़ोन लगा दिया। सुषमा जी क्या है? बोला हाँ मुकेश अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। हुँ, मैं 3 दिन गया वहाँ पर शक्तिमान कॉस्ट्यूम में, 5000 बच्चों को मैंने कहा, "तुम लोग कच्ची मानुस हो, हुँ। अगली बार ज़मीन हिलेगी तो नहीं डरेंगे।" बोला, "हम नहीं डरेंगे।" डरेंगे। उस टाइम से मैंने मोदी जी को जाना है, फिर उनके तीनों सभाओं में गया हूँ, जब वो सीएम बने थे। और मैंने देखा है मोदी जी की हर क्रिटिसिज़्म को जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये बॉल डालते हैं, तो वो उसको चौका-छक्का मारना आता है उनको। वो चौकीदार बोलो तो चोर, चोर बोलो तो चौकीदार। और उन ही इज़ गुड एट आंसरिंग क्वेश्चन्स एंड मेक अदर विपक्ष लुक स्टूपिड। जो है उनके अंदर एक काबिलियत है। पब्लिक से कम्युनिक हम एक्टर हैं, हम जानते हैं कि एक एक पंच लाइन क्या होती है, एक एक क्राउड को कैसे स्टेज वाले जानते हैं तो उसको। मैंने कहा मोदी जी को ये बहुत नॉलेज है। कहाँ बोलना चाहिए, क्या कहाँ नहीं बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। भाइयों होता है कि नहीं, पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, अच्छी बात इसमें इसमें कई बार मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने भारत के मर्म को समझा है। है। मर्म को और समझ। भारत का मर्म ये कहता है कि अपमान को अमृत समझो और सम्मान को विष। ओ, इसलिए वो अपमान जितनी बार होता है उसको अमृत समझकर पीते हैं, और उसको फिर और जवाब। जितनी बार सम्मान होता है इसको विष की तरह दूर रखो भाई, इस सम्मान से बचो। बढ़िया, बड़े गुड गुड स्ट्रेटजी। सर अभी एक जगह पर हम आ गए हैं एंड में, हम लोग अभी लेट अस, आपने अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें हमने की। हमने बहते-बहते हम बनारस भी चले गए, बहते-बहते हम घूम-घाम के कहाँ-कहाँ भी पृथ्वीराज वो के कर युग आए। में भी चले गए, वहाँ भी चाणक्य के चले युग में गए चले गए। और बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। मैं एक जो हमारी इसका फॉर्मेट है कि अभी तक मैं आप ही को बॉल डाल रहा था, अभी आपको बॉल डालने को दूँ, आपके हाथ में बॉल दूँ, अब मैं बैटिंग करता हूँ। आप मुकेश खन्ना को कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो क्या सवाल पूछेंगे? मैं मुकेश खन्ना से यही पूछूंगा कि अ, कई बार जब मैं रचना के क्षेत्र में रहता हूँ और मैं देखता हूँ तमाम तरह के कलाकार, निर्देशक, लेखक, अ, प्रसिद्ध होना ये सबकी चाह है कि लोग मुझे जाने, हुँ, लोकेशना दुनिया मुझे हुँ, पहचाने, हुँ। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या
हमारी कला संस्कृति में साधना का अभाव हो रहा है साधना का। कि क्या हमारे कलाकारों के लिए, जैसे मैं नसीर साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, हुँ, उनके साथ हर बात के लिए सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े साधक हैं और उनकी साधना का जो प्रतिफल है वो उनकी भूमिकाओं में दिखता है। जब वो गालिब के तौर पर आते हैं तो दिखता है उनकी साधना है, जब वो मंथन में आते हैं तो उनकी साधना दिखती है, जब वो जुनून में आते हैं उनकी साधना दिखती है। और ऐसे कई कलाकार हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के कलाकार, लेखक, निर्देशक, अब वो सिर्फ लोकेशना के पीछे हैं, साधना के पीछे नहीं है? लोकेशना मतलब? लोकेशना यानी इस जगत को मैं जीत लूं, हुँ, सब मैं जीत लूं, उसके लिए मुझे जो साधना करनी चाहिए। हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है, कमी है या हाँ, क्या ये सर है या ये मुझे सर ऐसा मेरा लग रहा है? मेरा जवाब इसके बारे में काफ़ी स्ट्रेट है कि जो हमारे ज़माने में डेडिकेशन था अभी नहीं है, वही वही साधना ये साधना साधना नहीं है। जो साधना। हमारे ज़माने में डेडिकेशन था, सुबह से लेके बैठे रहते थे हम लोग, ढाई बजे तक शूट करते थे। आज का एक्टर 30-30 फ़िल्में करता है, आता है और एक्टर को डायरेक्टर को बोलता है कब छोड़ोगे? खटक से वहीं पर गड़बड़ होती है। मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर को आप कंफर्टेबल फ़ील कराओ, वो आपको अच्छा काम देगा। मैं अगर जाने को करेगा वो राउंड ट्रॉली लगा देगा, आपका ही नुकसान है नुकसान उसमें। है। ये बात समझ में आज के एक्टरों को नहीं आती कि आप डायरेक्टर को आप ये फ़ील कराओ कि भई आई एम देयर विद यू, बिकॉज़ अल्टीमेटली ही इज़ गोइंग टू मेक यू और स्पॉइल यू। सबसे नंबर 1 है कि आर्टिस्ट को समझना चाहिए जो हम समझते थे। जैसे डायलॉग डिलीवरी की बात आती है। डायलॉग डिलीवरी में आज का डायरेक्टर, आज का एक्टर कोई बॉदर नहीं करता आवाज़ के ऊपर, ना आवाज़ पे काम करता है, सिर्फ़ मतलब संगीतज्ञ को गायकों को प्रयास करना चाहिए। मैं बोलता हूँ वॉइस इज़ 60% ऑफ योर एक्टिंग। मज़ेदार बात बताता हूँ हाँ, कि इरफान जैसा या कलाकार, उससे इरफ़ान, यस। उन्होंने मेरे साथ काम किया। एक साधक के तौर पर मैंने देखा उसे कि एक शब्द जो लिखा है वो यहाँ से वहाँ नहीं होता है, क्योंकि जब हम संवाद लिखते हैं, जो कोई भी लेखक लिखता है, उसमें एक ताल होती है, गति होती है, एक लय होता है, वज़न होता है। शब्दों को हम चुनते हैं। अब जो है, मैं कई बार कलाकार को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हम इसके आस-पास बोल देंगे। याद करने के लिए, जैसे इसको गोखना कहते हैं कि बैठ के जैसे हम स्कूल रटन में हाँ, रटना, वो नहीं चाहते। एक बार मैंने नसीर साहब से भी पूछा था, हुँ, ये हाल की बात मैं कर रहा हूँ, हुँ, 2018 में ही मैं उनसे मिला था, हुँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि नसीर साहब, मैं कई कला इसलिए मैं जैसे ही कलाकार मेरे पास आते हैं, मैं उनसे साफ कहता हूँ, एक भी शब्द आप लेखक की अनुमति के बिना नहीं बदल सकेंगे। ये कर सकते हैं तो कार्य करिए, काम करिए, वरना हुँ। आपके दरवाजे यहाँ के लिए बंद हैं। तो मैंने नसीर साहब से कहा कि मैं ऐसे कई कलाकारों से मिला हूँ, जो मुझे ये कहते हैं, "अरे डॉक्टर साहब तो साहित्य कहाँ करते हैं, सिनेमा साहित्य नहीं है, वो एक हुँ। शब्द भी यहाँ से वहाँ नहीं करने देते हैं।" तो नसीर साहब ने मुझे कहा, "ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ मैं बैठता ही इसलिए हूँ। मैं तनख्वाह ही इसी बात की लेता हूँ कि जो आप मुझे देंगे, मैं उसे याद करूँगा कैसे और उसको रिप्रोड्यूस करें? साधने की कोशिश करूँगा कि जो सुर आप साधना चाहते हैं, वो मैं वहाँ तक पहुँचूँ।" सर एक डायलॉग था महाभारत में डॉक्टर साहब का, "परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय देखो नहीं नहीं, रह गया।" अब देखिए 25 साल के बाद में मैं वो आपको डायलॉग याद है? को वैसे ही याद बोल रहा है? हूँ। क्यों? क्योंकि यही चीज़ को अगर अरे यार जब सूरज जब अस्त होने हाँ, लगता है नहीं, तो परछाई बंद भी हो हाँ, जाती है। आपने फेंक दिया। फेंक दिया। डॉक्टर साहब ने लिखा है तो मुझे लगा कि उसमें क्यों मुझे याद हुआ क्योंकि वज़न है। तो मैं उस वज़न को मैंने पढ़ के मैं रात को जाके बैठता था, सुबह बाथरूम में जाता था, मैं लेके जाता था स्क्रिप्ट को। मेरी आँखों में आँसू आते थे, मैं बोलता ये सुर है पकड़ लेता था, वही मैं शूटिंग के दौरान यूज़ करता था। आजकल का एक्टर क्या करता है? उगल देता है डायलॉग। डायलॉग की कदर करो। डायलॉग को मैं डायलॉग के एक-एक वर्ड को कदर करता हूँ कि एक जैसे अभी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल तो आप तो जानकार हैं, मैं पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ। एक छोटा-सा सेंटेंस हो अगर कि आपने मुझे ₹100 देने हैं। अब इस डायलॉग को बोलूँ, आपने मुझे ₹100 देने हैं। उसका मीनिंग है कि इसने नहीं देने, आपने हुँ, देने हैं। आपने मुझे ₹100 देने हैं, मतलब मुझे देने हैं, किसी और को देने हैं। हुँ, आपने मुझे ₹100 देने हैं, मतलब 800 नहीं देने। देना। आपने मुझे ₹100 देने हैं। अब इसमें देखो एक-एक वर्ड का सिर्फ स्ट्रेस चेंज स्ट्रेस हुआ पर बदल रहा है। मीनिंग ये कोई एक्टर नहीं देखता। जैसे आपने कहा ना कि आप साधना करो, आपने राइटर ने इतनी मेहनत से लिखा डॉक्टर साहब ने, आप उसको पढ़िए, समझिए, करिए। सर किसी के पास वक़्त नहीं। अगेन फास्ट फूड हो गया, आपने जो सवाल मैं पूछा ना, एक फास्ट फूड है। एक पंक्ति को 100 बार पढ़ता हूँ
और उसमें से शब्द बदलते रहता हूँ कि नहीं ये शब्द बदलो। मुझे याद है एक धारावाहिक में शूट कर रहा था और उसमें एक एक्टर था, बहुत प्रसिद्ध एक्टर नहीं था। उसने सब लाइनें अपनी तरह से कही तो मैं उनके पास गया, वो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैंने क्या काम किया है। और मैंने उनसे कहा कि साहब आपको याद करना पड़ेगा, ये ऐसे तो नहीं होगा। तो उसने मुझे कहा मैं बहुत सीनियर एक्टर हूँ सर। मैंने कहा आप बहुत सीनियर होंगे, मैं आपकी सीनियरिटी का सम्मान करता हूँ। क्यों ये ऐसा नहीं चलेगा? मैंने तो वही भाव, मैंने तो इसको और इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव किया। फिर मेरा आपा मैंने खोया कि आपको पता है ये किसने लिखा है? बोले पता नहीं। मैंने कहा ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के शब्द हैं। ओ अब वाल्मीकि को कैसे इम्प्रूव करेंगे? मैंने कहा मैं आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? गुलजार का है, जावेद साहब का है, जरा उसको अभी बदल के दिखाइए, आपकी कितनी प्रतिभा है मैं अभी समझ जाऊंगा। तो कई बार हम लोग को एक्टरों से इसके लिए भी लड़ना पड़ता होना है चाहिए सर, नहीं नहीं तो कि अगर हम परफॉर्मेंस आग्रह नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तब मुगले आजम बनता है जी जब 6 राइटरों की स्क्रिप्ट फेंक जी देते थे कि आसिफ नहीं अच्छा नहीं है, तब जाके दिलीप साहब के डायलॉग एक एक डायलॉग मुझे आपका दिल हमारा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है, अरे साहब बोला अंदाज में क्या बात है, तभी आज याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ राइटिंग डायलॉग की कदर करना की शुरू कीजिए। मैं एक्टरों को बोलता हूँ, कुछ लोग करते हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि एक्टर नहीं बनाता सर, डॉक्टर राय साहब ने भीष्म पितामह बनाया, मुकेश खन्ना ने यस नहीं बनाया। अगर मुझे डायलॉग नहीं मिलते तो मैं नहीं कर सकता। आपके सवाल का जवाब यही है कि कहीं ना कहीं साधना में कमी है। सर अभी एंड में हम एक आपके एक्सपीरियंस से निचोड़ा हुआ, आपके अनुभव से निचोड़ा हुआ, आपके स्ट्रगलरों से निकले हुए, आप भी स्ट्रगल तो किया होगा, मैं नहीं समझता कि आप सडनली एकदम स्टार आसान बन नहीं गए, होता है, आसान आसान नहीं नहीं है। होता है। अपने अनुभव पे पब्लिक को, स्ट्रगलरों को कोई मैसेज देना चाहोगे तो क्या मैसेज दोगे? अ, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में संघर्ष करता है, वो कोई भी क्षेत्र हो। सिनेमा सबसे संघर्षशील क्षेत्र इसलिए है कि ये कला की वो विधा है जो सबसे महंगी है। महंगी है। चित्र बनाना महंगा माध्यम नहीं है। लिखना, कहानी लिखना और सस्ता माध्यम है। प्रतिभा आपको बड़ी चाहिए, लेकिन सिनेमा बनाना कला के सभी माध्यमों में सबसे महंगा माध्यम है। दूसरी बात, सिर्फ आपकी प्रतिभा पर्याप्त नहीं नहीं है। है, टीम वर्क। प्रतिभा के अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपकी सफलता या असफलता तय होगी। आप बहुत सक्षम होंगे, पर हो सकता है आप बहुत सफल न हो। आप बहुत सफल होंगे, लेकिन हो सकता है आप बहुत सक्षम अभिनेता न नहीं। हो। मैं जो कारण अभी मेरा मानना बना है कि अ, प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस तरह की प्रतिध्वनि है, जो अपने अ, प्राचीन भारत के मनोविनोद नाम की पुस्तक में यह है कि कला जब जीविका हो जाती है तो वो कला नहीं रहती। हम सर सब इससे लड़ रहे हैं कि हम सब ने कला को अपनी जीविका जीविका बना बना दिया, लिया है बहुत सही बात। और यहीं से हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि यदि आपके पास जीविका का कोई पर्याय है और बाद में आप कला की साधना करेंगे, तो शायद आपको झुकाना या आप समझौते कम कम करेंगे। करेंगे क्योंकि यू आर स्टेबल। स्टेबल। तो मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं और भी किसी काम के साथ ये कर सकता था क्या? तो कुछ वर्ष पहले मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता था। अब मुझे लगता है कि मैं एक निर्देशक, एक लेखक, एक अभिनेता साथ में और काम करते हुए भी कर सकता था, यदि मेरी बात संघर्षरत कलाकारों को ये समझ में आए कि इसको सिर्फ जीविका के तौर पर देखोगे, तो आपके सामने बड़ी चुनौतियाँ और बड़े संकट आएँगे, क्योंकि यहाँ पर कला के इस क्षेत्र में हर किसी के लिए जगह नहीं है। तो यदि आप सावधान रहेंगे, तो आपको कम दुःख और कम कष्ट होगा, वरना आने वाला जो रास्ता है, वो कठिनाइयों से भरा होगा। तो मैं इसको क्रूड लैंग्वेज में बोलता हूँ स्ट्रगलरों को कि बम्बई में आए हो पहले छत बनाओ, पहले छत बनाओ, आप जीविका का कोई जीविका साधन ढूँढो, साधन करो फिर घूमो, फिर नहीं तो घूमो। फ्रस्ट्रेट हो जाओ। सही बात है। सही, तो इसका सही। मतलब आपके पास एक बैक होना चाहिए, रोज रात को आके आप अदरवाइज क्या होगा, अरे काम नहीं दिया मेरे को, मैं इतना अच्छा एक्टर, मैं वो, आप उसी में उलझ के रह जाओगे। पर अगर आप स्टेबल हैं तो काम में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे करेंगे। क्योंकि यू हैव इनफ टाइम टू थिंक।
गुड, दैट्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये अपने प्राचीन भारतीय कला विनोद में लिखा है। और जिस दिन मैंने ये पंक्ति पढ़ी, मैं सोचने लगा कि हमारे या मेरे कष्ट की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? वहीं से शुरू होती है जब मैं इसको पूरी तरह से अपनी जीविका बना लेता हूँ। मेरे पास कमर्शियलाइजेशन आ जाता और भी ऑप्शंस हैं कि वो करते हुए भी, इसलिए मेरे परिवार में जो और लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ अभिनय पे, सिर्फ निर्देशन पर और सिर्फ लेखन पर निर्भर मत मत रहो। करना। जीविका का कोई साधन ढूंढो और उसके बाद ये करो, शायद आपको ज्यादा बड़ी सफलता एक फनी मिलेगी। बात मैं बताऊं, जो मैंने अभी पिछली बार भी अपने इंटरव्यू में किसी को कही। मैंने कहा देखिए, हमारे हिंदी स्टेज, गुजराती स्टेज, मराठी स्टेज, बांग्ला स्टेज, बंगाली को शायद नंबर 1 है, गुजराती को नंबर 2 है, नहीं मराठी को नंबर 2 है, गुजराती 3 है और हिंदी जो है वो 3rd है एक्टर के लिए। मैंने कहा, मैंने एक कहावत सुनी थी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बैंक में काम करते हैं। हाँ, यस, पहले सब अधिकतर सब थिएटर के लोग ये एक्टर करते हैं, सब बैंक में हिंदी काम वाला करते नहीं थे। करता सर। मेरे ज़माने में जब मैं लॉ कॉलेज में था, तो मेरे ज़माने में हम लोग जो एक्टर डायरेक्टर बाहर खड़े होके गप्पे मारते रहते थे, गाड़ी के सत्कार के बाहर खड़े होके। और तो मैंने कहा था कि मेरे को एक कहावत किसी ने कही थी, किसी भी खानदान से आपको दुश्मनी निकालनी हो तो उसके लड़के को हिंदी थिएटर का एक्टर जी, बना दो, जी, जी। वो कुछ काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। 35 रुपए जी, मिलते हैं जी, सिर्फ जी, उस जमाने में जी, उनको। ये लोग क्या, गुजराती मराठी लोग बैंक में काम करते हैं, तो काम खत्म करके रिहर्सल करके करते हैं, तो उन लोगों का माइंड में गुड। और आप देखिए शंभू मित्रा, शमू मित्रा जिन्होंने जागते बंगाल रहो के, डायरेक्ट यस। की, हाँ, उनका पहला प्रेम थिएटर था। एक सफल फिल्म बनाने के बाद उन्होंने सिनेमा को छोड़ दिया। अच्छा, आप रे साहब को जागते देखिए, रहो फिर हाँ उस हाँ थिएटर बिल्कुल में। छोड़ दिया। सत्यजीत रे साहब, उन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई, शतरंज के खिलाड़ी। हम्म, बाद में उन्होंने ये तय किया कि हिंदी मेरी भाषा नहीं है, मेरे सोच की और मेरे सपनों की हाँ, भाषा नहीं है, मैं बंगाली में ही बनाऊंगा। और उन्होंने कभी इस बात की होड़ में नहीं गए कि मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल और भारी फिल्में हो जाएं। वो कमर्शियलाइजेशन, सार्थक फिल्मों के पीछे कमर्शियल। दौड़े। सर, बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, आप लोगों ने भी। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वी हैव मुझे लगा था कि इनके साथ बोलने का मेरे पास बहुत मसाला है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, देखता हूँ। मैंने इनको काफ़ी लोगों से भी सुना है, इनके काम भी देखे हैं, तो मुझे लगा था कि मेरी भी जो विचार हैं इनसे मिलते होंगे, और मैंने पाया है कि हमारे विचार काफ़ी मिले हैं। 1-2 जगह पे रुकावट के लिए खेद आ गया था गाली के वर्ड को लेके, वो बाद में कभी सोच लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इसको एन्जॉय किया होगा। और चंद्र प्रकाश जी, हमारी संस्था, हमारी जो कंसर्न है भीष्म इंटरनेशनल, वो ये फिर आगे करेगा, हमारे देश की परंपरा है ये। हम अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देते। भेजना चाहते। ये बात में तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारे कहते हैं कि राजा और गुरु किसी के पास भी जाओ हाँ, तो छोटा सा भी उपहार जरूर लेकर लेकर जाओ। जाओ जी। सर, वो बहुत हमारी बहुत बहुत भीष्म की बहुत तरफ से धन्यवाद। आपको ये। धन्यवाद, मैं थैंक इसको यू वेरी मच। बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत आभार, मैं सदुपयोग करूंगा। बस मुझे पता है आप हर काम का सदुपयोग ही करते हैं, ये आपके उसके अंदर है, स्ट्रेटेजी में है, और वो अच्छी बात है।
में भीष्म के पर्यायवाची, भारतीय बालकों, युवाओं और जनमानस के लिए शक्तिमान, पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक भारत और विश्व के दर्शकों का मनोरंजन करने वाले श्री मुकेश खन्ना भारत की स्मृतियों में सदा जीवित रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। अनंत शुभकामनाएं। ये था आज का हमारा एपिसोड और आपके आज के मेहमान श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि हमें एक बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आपने सुना उनको, आपने हमारा डिस्कशन सुना, हमने कई मुद्दों पर बातें की हैं और मैं जानता हूं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स स्पेशली बोलूँगा क्योंकि हमने काफ़ी लेवल पे बातें की हैं, आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने चाहा था, इन्होंने वैसे ही मेरे साथ इंटरैक्शन किया है और जो मैं सुनना चाहता था मैंने सुना। कई बातें मुझे इनके बारे में जाननी थी, मैंने जानी। तो ये एपिसोड हमारा इतना बड़ा, इसको हम यहाँ विराम देना चाहेंगे और मैं आपके कमेंट से सुनूँगा कि आपने कैसा लगा ये एपिसोड। तो यहाँ हम इसको विराम देते हैं। अगले हफ्ते मैं किसको लेकर आऊँगा, क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट